नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको करियर से जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं ताकि आप भविष्य की दिशा को सही मार्गदर्शन के साथ तय कर सकें। वाद्य संगीत, दर्शकों, वाद्य संगीत भारतीय संस्कृति का एक विरासत रही है और जो कि हमें आगे बढ़ने में आय के नए स्रोत भी खोलती है हमारे लिए। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय वाद्य संगीत में करियर की संभावनाएं। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हारमोनियम वादक श्री बृजमोहन जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम वाद्य संगीत के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि वाद्य संगीत क्या होता है और वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। जी, हमारे संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का समावेश है। जी। वादन में वाद्य यंत्र आते हैं जैसे तबला, हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, जी, सारंगी, सरोद, इस तरह के वाद्य यंत्र हमारे वादन शैली में आते हैं। जी। तो सर, अगर हम बात करें भारतीय शास्त्रीय संगीत की, आज के दौर में उसकी कितनी मांग है? हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की आज के समय में मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे यूट्यूब से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जब लोग सुन रहे हैं तो इसके प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है और वो इसको सीखने की एक लालसा रख रहे हैं कि हमने इस क्षेत्र में जाना है या इसमें अपने कैरियर बनाना है और इसमें अपना नाम कमाना है। जी। और जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया से वो देखते हैं, सुनते हैं इसको, उससे उनको पता चलता है कि आगे जो अवसर है उनके लिए बहुत है इस फील्ड में। तो सर, जो छात्र हैं इस फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको किस तरह की स्किल्स उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है? किस तरह का संगीत कौशल उनके अंदर होना चाहिए? जी, जो अपना इस क्षेत्र में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, जी, सबसे पहली बात तो वो उस संगीत से जुड़ें और इतनी अच्छी तरह से जुड़ें कि वो उसका रियाज दिन प्रतिदिन करते रहें। जी। उन्हें एक अच्छा गुरु मिले, वे किसी अच्छे गुरु के पास जाएं और वहाँ जाकर वो उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। जी। जब अच्छे गुरु से वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे तो वो नेचुरल सी बात है कि उसमें रियाज करेंगे। जब रियाज करेंगे तो उनका उस क्षेत्र में एक अच्छा नाम होगा और उस अपने सब्जेक्ट में, जैसे कोई वाद्य यंत्र है, हारमोनियम है, तबला है, जब उसकी टेक्निक सीखेगा तो वो उसका अच्छा रियाज करके तो अच्छा कैरियर बना सकता है उसमें। जी। तो रियाज एक बहुत महत्वपूर्ण है। रियाज और एक उसका अपना इंस्ट्रूमेंट वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर, इस फील्ड में कौन कौन से ऐसे डिग्री या डिप्लोमा या शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि जो छात्र है जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं ऐसे कोर्सेज? जी, जैसे हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेजेस में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है और गायन सिखाया जा रहा है, वादन भी सिखाया जा रहा है जिसमें सितार है, तबला है। तो सभी हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजेस में गायन और सितार सिखाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे गायन और वादन सिखाया जा रहा है, उसमें सितार भी है, तबला भी है। और हिमाचल प्रदेश सरकार भातखंडे का एक इंस्टीट्यूट है शिमला में ही, वहाँ से भी गायन, वादन, नृत्य, वादन में आपके तबला है, हारमोनियम है, शहनाई है, बांसुरी है, ये सब वहाँ पे सिखाया जा रहा है। इसका 4 साल का कोर्स है, वो वहाँ से कर सकते हैं। एक प्रयाग संगीत समिति का यहाँ पे सेंटर चलाए जा रहे हैं, वहाँ से भी वो गायन, वादन, नृत्य सभी तरह का कोर्सेज कर सकती है। एक इलाहाबाद करके प्रयाग संगीत समिति, वहाँ से भी वो अपने कोर्सेज कर सकती है। बाकी कॉलेजेस में तो वो कर रही है। जी। तो सर, हायर एजुकेशन कोई इसमें करना चाहे तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उनके लिए? और जैसे अगर कोई हायर एजुकेशन करना चाहे, शोध करना चाहे इसमें, तो किस तरह के सब्जेक्ट्स है जो उन्हें पढ़ने ज़रूरी है इसमें? हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में अभी इंस्ट्रूमेंटल में, वाद्य यंत्र में सितार और तबला सरकार हमारे कोर्सेज चला रही है। इसमें ये शोध कर सकते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इसके बाद वो एडवांस स्टडी से भी काफ़ी कोर्सेज कर रहे हैं और बाहर जाकर भी कोर्सेज कर रहे हैं। तो सितार और तबला का इधर मेन है जो सरकार चला रही है और वो आगे भी इसमें कार्य कर रही है। अगर हम हिमाचल से बाहर की बात करें तो वहाँ पे किस तरह के कोर्सेज है? वहाँ पे भी क्या सितार और तबला ही है या जो और भी वाद्य यंत्र हैं उनको भी सिखाया जा रहा है या वो भी कोर्सेज अवेलेबल है? हिमाचल के बाहर काफ़ी कोर्सेज हैं जो सितार और तबले को छोड़कर भी करवाए जा रहे हैं। जैसे बांसुरी के ऊपर भी क्लासेस हो रही है और उनका एक कोर्सेज हो रहे हैं। और आपके सारंगी है, आपका हारमोनियम है,
आपका ढोलक है, आपका सरोद है, संतूर है, इन सब की क्लासेस हो रही है क्योंकि वहाँ पे प्रचलन ज़्यादा है। हिमाचल में अभी धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है। अभी हम सितार से तबले तक पहुँचे हैं तो धीरे धीरे आगे हारमोनियम पर भी पहुँचेंगे। जी, तो सर जो ये वाद्य संगीत है उसमें आगे अपना करियर बनाने के छात्रों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी, वाद्य संगीत में भी छात्र अपना करियर बना सकते हैं। जैसे एज हम देख सकते हैं कि अकम्पनिस्ट बहुत बड़ा, क्योंकि बिना अकम्पनिस्ट के तो गाना कोई नहीं गा सकता, ना कोई डांस करेगा, ना कोई गाना गा सकता। तो एक अकम्पनिस्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे म्यूज़िक में। जी। दूसरा, एक सोलो परफॉर्मर आप बन सकते हैं। जी। सोलो परफॉर्मर आप हारमोनियम का सोलो परफॉर्मर बन सकते हैं, तबला परफॉर्मर आप बन सकते हैं, बांसुरी परफॉर्मर आप बन सकते हैं। जी। तो ये काफ़ी सारी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और म्यूज़िक कंपोज़र आप बन सकते हैं, और म्यूज़िक अरेंजर आप बन सकते हैं, और आप म्यूज़िक थेरेपिस्ट एक नई जो आज के समय में जुड़ा है, क्योंकि लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। हमारी दिन की जो भाग दौड़ है उसमें बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो एक म्यूज़िक थेरेपी एक अहम रोल निभा रही है अब। उसके थ्रू आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो ये एक आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा रोल होगा और यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेगी। जी। तो सर आज के समय में, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मेडिकल फील्ड में ये म्यूज़िक थेरेपी के फील्ड में जा सकते हैं जो ये वाद्य संगीत सीखना चाहते हैं या उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आज के समय में कितना ये देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने कहा जैसे आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो आज के समय में कितना है ये? आज के समय में भी काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसको पर्टिकुलर कुछ राग सुनाए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल के या गा के, तो उससे उसका दिमागी जो उसका स्ट्रेस है वो थोड़ा धीरे धीरे कम उतरता जा रहा है। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च और चल रही है कि इसके ऊपर कितना काम हो सकता है। तो अभी ये अगर 10% है तो आने वाले समय में इसका काफ़ी बहुत बड़ा रोल होगा और ये म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएगी आगे, फिर मतलब काफ़ी बड़ा एरिया खुल जाएगा। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि इसमें काफ़ी खुल जाएंगे आगे और भी मौके और शोध चल रही है। अगर हम जैसे बात करें वाद्य संगीत की, हम बात कर रहे हैं कि वाद्य संगीत में जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं तो उनको क्या जो संगीत गाना वोकलिस्ट होते हैं, वोकल आना भी ज़रूरी है या फिर वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही सीख के भी आप अपना करियर आगे बना सकते हैं? गाना आना ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी फील्ड में का माहिर हो। जी। उसको गाने की भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये अगर ये इस तरह का गाना गा रहा है तो मुझे किस तरह की संगत करनी है, क्योंकि संगत का काम है उसको सजाना। जी। संगत का मतलब है कि उस गाने को वो जचा दे कि वो उसमें चार चांद लग जाए। गाने वाला सिर्फ गाएगा, लेकिन एक अकम्पनिस्ट जो हारमोनियम बजा रहा है उसमें और फूल लगा देगा और तबले वाला उसमें 2-4 फूल और जोड़ देगा, तो इकट्ठा म्यूज़िक बनकर आएगा तो ज़्यादा उभर पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कंपोनिस्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी। तो सर आपने राग की बात की थी कि अलग अलग राग म्यूज़िक थेरेपी में शोध हो रहा है इस चीज़ पे कि कौन से राग सुनाए जाएं जिससे माइंड को रिलैक्स कर सके वो, तो राग का कितना बड़ा महत्व होता है और राग क्या चीज़ होती है? राग है एक स्वर का समूह। 7 स्वर हैं हमारे जी। उसमें से कुछ स्वर होंगे कम से कम 5 और ज़्यादा 7 स्वर। तो इन 7 स्वरों का जब हम कुछ एक समूह बनाते हैं, कुछ एक बंधन में बज जाएंगे। शास्त्रीय संगीत मतलब जो बंधा हुआ है जी। शास्त्रों के अनुसार जो चलेगा वो शास्त्रीय संगीत है। तो उसमें जब बंधे हुए स्वर हम लेंगे, पर्टिकुलर हम फ्रेजेस लेंगे, तो राग है जो रंजकता प्रदान करता है, वही राग है जी। और ये अगर हम किसी को सुनाएं जो मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब्ड है तो उसको वो कामनेस दे सकता है। जी बिल्कुल दे रहा है। और आज के समय में तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए म्यूज़िक की हेल्प ले रहे हैं जी। जैसे किसी का बच्चा अभी 6th क्लास में है तो उसको बिजी रखने के लिए और उसका माइंड रिलैक्स करने के लिए वो उसको शाम को 1 घंटे के लिए म्यूज़िक की क्लास दे रहे हैं ताकि वो बच्चा दिन भर की थकान दूर करे और अपने पढ़ाई में अच्छा करे। तो म्यूज़िक में जाकर वो अपना शांत कर लेता है दिमाग को। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो अपना म्यूज़िक में कोई भी मतलब जो जैसे गायन वाला है चाहे वादन वाला है तो वो अपना स्टूडेंट्स को
म्यूज़िक की नॉलेज दे सकता है। जी, तो मतलब आप किसी और फील्ड में भी है अगर, तो आपका संगीत आपके हर फील्ड में काम आ सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर अगर हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इसमें जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उसके अलावा भी क्या साथ में प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है, या फिर जो रेगुलर कोर्स के में ही आपको सिखाया जाता है वाद्य यंत्र बजाना? जैसे हम कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, मान लो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ पीएचडी तक सीमित रहूँगा, मुझे परफॉर्मर नहीं बनना है, सिर्फ मुझे जॉब करनी है, तो फिर तो ठीक है, जो क्लास में हो रहा है वो ठीक है, वहाँ पे भी अच्छे सिखाएंगे और आपकी रिसर्च भी हो रही है जी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक अच्छा परफॉर्मर बनना है, अच्छा नॉलेज वाला इंसान बनना है, मुझे अपना विज़न बढ़ाना है, मुझे अपने आप को हिमाचल से बाहर भी ले जाना है, तो उसके लिए मुझे एक अच्छा गुरु चाहिए जी। जब मुझे अच्छा गुरु मिलेगा और अच्छी नॉलेज मिलेगी जो जिसको परफॉर्म करने की है कि मैंने परफॉर्म करवाना है या करना है, तो वो फिर गुरु के पास जाकर बैठना पड़ेगा और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सीखना पड़ेगा। आप गुरु के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप आज गए फिर आप 2 महीने बाद जा रहे, आपको रोज जाना पड़ेगा, उनकी संगत करनी पड़ेगी, वो 2-3 घंटे उनके पास बैठना पड़ेगा और उसके बाद अपना रियाज अलग से करना पड़ेगा, तो जाकर आप एक अच्छा परफॉर्मर भी बन सकते हैं। और अगर आपने पीएचडी तक ही सीमित रहना है या जॉब तक ही सीमित रहना है, तो फिर तो वो स्कूल लेवल तक या यूनिवर्सिटीज तक सीमित है। जी, अगर कोई जॉब भी करना चाहता है उनके लिए भी संगीत वाद्य को बजाना ज़रूरी है, तभी वो बच्चों को भी सिखा पाएंगे। जी। और ऐसा भी है कि अगर कोई प्रोफेसर है तो वो कई ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर भी हैं, जी जी। यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन एक अच्छे परफॉर्मर भी है, वो चाहे ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, चाहे वो अपने किसी भी तरह से वो बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका रियाज उस तरह का है और वो बच्चों को भी उसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि ये तो अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, जॉब प्राप्त कर लोगे, लेकिन म्यूजिक का है कि जो दूसरों को भी सुने। जी। सर, आपने जैसे गुरु शिष्य परंपरा की बात की थी, तो संगीत में गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बात होती है, तो इसका कितना ज़्यादा महत्व रहता है और एक जो छात्र है वो अपने लिए एक अच्छा गुरु या फिर गुरु अपने लिए एक अच्छा छात्र कैसे ढूंढ सकता है? जी, म्यूज़िक में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु ज्ञान नहीं है जी। तो अगर अच्छा गुरु शुरू में, तो जैसे कोई बच्चा है तो उसे अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि मुझे कौन अच्छा है कौन बुरा है। जी बिल्कुल। सभी गुरु बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो एक बच्चे को नहीं पता है कि मैं अभी क्या सीख रहा हूँ या क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा। मैं अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे 10 साल तक कुछ पता नहीं था कि हमने क्या करना है। म्यूज़िक का धीरे धीरे सुन सुन के, जैसे रेडियो सुनते थे तो हमने सीखना शुरू करा, घर पे हारमोनियम था, तो काफ़ी समय तक हमें नहीं पता था कि हम इसको सीखना भी पड़ेगा तो जाकर हमें आएगा। हमारे को पता था कि बस हम बजा रहे तो इसका मतलब हमें आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम कॉलेज पहुँचे, वहाँ पता लगा कि इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई गुरु होता है। तो हमने अपनी गुरु की तलाश शुरू करी कि हमारे लिए कोई एक टीचर मिले जो हमें सिखाए। फिर हमने आस पड़ोस में देखा, बातचीत करी, तो हमें गुरु का पता लगा, हम उनके पास पहुँचे। फिर उनके पास जाने लगे तो फिर पता लगा कि अच्छा ये भी आगे एक और रास्ता है, तो वहाँ पहुँचे। फिर उनके आगे और पता लगा, जैसे फेसबुक के माध्यम से पता लगा कि ये बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहे हैं या बहुत अच्छा गा रहे हैं। फिर वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फिर उनसे बात करी, फिर उससे भी आगे रास्ते खुलते गए। तो एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी नया नया कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही रहता है। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि किस तरह से आप अपने गुरु को खोज सकते हैं, गुरु के पास जा सकते हैं, तो जब आपको मिल गया, किसी का कांटेक्ट नंबर मिल गया कि आप ये सिखाते हैं, तो वहाँ पे जाके किस तरह से सिलेक्शन कैसे होती है? मतलब गुरु जो है अपने शिष्य को कैसे वो अपने अधीन लेता है उसमें? जैसे आप किसी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो आपकी जो पिछली जो नॉलेज है वो अगला गुरु आपका देखेगा कि इन्होंने उस गुरु से कितना सीख रखा है। तो अगर उन्होंने देख लग रहा है उनको कि अच्छा सीखा हुआ है, जी। क्योंकि जैसे एक छात्र को अच्छे गुरु की तलाश है, वैसे एक गुरु को अच्छे छात्र की तलाश है। तो वो उसको देखेंगे कि जो मैं इसको सिखाऊंगा ये उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। जी। तो अगर उनको लगता है कि अपने पिछले गुरु से या
ऐसा नहीं है कि अगर वो गुरु आप नए गुरु के पास चले गए तो पिछले गुरु को आप भूल ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो मैं आज इनसे सीख रहा हूँ तो मैं जब अगले स्टेप पे पहुंचूंगा, अगले किसी गुरु से सीखूंगा तो मैं पिछले गुरु की नॉलेज या पिछले गुरु को नहीं भूल पाऊंगा। तो वो अगला गुरु जो मेरा है वो देखेंगे कि जो मैं इनको सिखाऊंगा ये पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही एक है कि अगर उनको लगता है कि हाँ ये सीख पाएंगे तो वो उनको ले लेते हैं और उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। जी, मतलब उनकी जो पहले की नॉलेज होती है उसको ज़रूर उसको परखा जाता है। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि वो पहले से सीखा है, तो जो छात्र है उसको कब से या फिर किस उम्र से आपको लगता है कि सीखना शुरू कर देना चाहिए एक अपना अच्छा एक करियर बनाने के लिए? कब से सीखना चाहिए ये तो उसके शौक पर निर्भर करता है। अगर मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई एक रेयर होगा कि जिसको पता है कि मैंने इसी फील्ड में कुछ काम करना है, या जिनके घर में म्यूजिक हो रहा हो वो अब पेरेंट्स उनके चाहते हैं कि इसी फील्ड में काम करें, जिनकी पृष्ठभूमि रही है, जिनके पीछे की मतलब बैकग्राउंड जिनका म्यूजिकल रहा है वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे। तो अगर वो उसको 3-4 साल की उम्र में ही उसको मजाक में या छोटी छोटी बातों में गाना शुरू करवा देते हैं, गाना या बजाना या इंस्ट्रूमेंट जो भी है जो उसकी उसमें रुचि है वो, क्योंकि पेरेंट्स तो देख लेगा कि इसके गाने में रुचि है या इंस्ट्रूमेंट बजाने में रुचि है। तो जब उसकी रुचि लग जाएगी तो अगर जैसे किसी की रुचि हारमोनियम बजाने में तो वो उसको उसी लाइन में डालना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उसको उसी के लेसन देना शुरू कर देते हैं। तो जब उसी की लेसन शुरू कर देगा तो फिर वो धीरे धीरे परफॉर्मर बन सकता है या फिर वो अपना उसी में शोध कार्य कर सकता है, उसी में कोई जॉब करेगा। जी। तो सर जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर म्यूज़िक को सोशल मीडिया से भी सीखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है जो कि संगीत को पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया से ये वाद्य संगीत को सीखा जा सकता है? सीखा जा सकता है, पर लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज तक। मान लो कोई बिल्कुल ही बिगनर होगा तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से म्यूज़िक सीख पाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसने पीछे काफ़ी समय से म्यूज़िक सीख रखा है, जिसको सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है कि आपने ऐसा करना है तो ऐसा होगा, जिसको बेसिक्स पहले से पता हो, बेसिक्स क्लियर है, वो ही आगे ऑनलाइन सीख सकता है। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं सीख सकता, सीख सकता है, लेकिन जो एक गुरु के पास बैठकर सीखेगा वो शायद एकदम से ऑनलाइन पे नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आमने सामने की बात कुछ और है जी, बहुत गहराई से और पिन पॉइंट करके आपको सिखाया और ऑनलाइन पे तो फिर कभी नेटवर्क इशू रहता है या कुछ भी इशूज रह सकते हैं जी। तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ लैग कर सकता है, लेकिन जो गुरु के पास बैठेगा वो ज़्यादा सीख पाएगा। और ऑनलाइन तब सीखने का मजा जब आपकी वहाँ पे बेसिक बिल्कुल क्लियर है और आपकी सब्जेक्ट में बिल्कुल पकड़ है। अगर मान लो मैं हारमोनियम सीख रहा हूँ तो मुझे अगर जब मैं ऑनलाइन सीखता हूँ तो मुझे सिर्फ बताने की जरूरत है कि आपने ऐसा करना है, तो मैं उस लेसन को तैयार कर सकता हूँ। लेकिन जिसके बेसिक क्लियर नहीं कि हाथ कैसे चलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है जी। तो सर जैसे अगर हम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कहाँ पे जो वाद्य संगीत में आगे जॉब अप्लाई कर सकते हैं बच्चे? जी, हिमाचल प्रदेश में की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सितार के लिए काफ़ी जॉब की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तबला वादन की और हारमोनियम की भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं अब। सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है और आने वाले समय में काफ़ी पोस्टें आएंगी तो, और बाकी म्यूज़िक टीचर्स का तो है ही है सारे। जी। तो सर इस फील्ड में क्योंकि जैसे बच्चे आगे जा रहे हैं और हर फील्ड में कोई ना कोई चुनौतियां हमें देखने को ज़रूर मिलती हैं, तो इस फील्ड में कौन कौन सी ऐसी मुख्य चुनौतियां हैं जिससे जो छात्रों को है अवगत रहना चाहिए कि उन्हें ये मुश्किलें आ सकती है अपने आगे करियर में? हाँ, इसमें मुख्य चुनौती ये है कि कई बार हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे हमें गुरु उपलब्ध ना हो, तो हमें अपना गांव कस्बा छोड़कर बाहर आना पड़ सकता है जी। ये एक मुख्य चुनौती है। आपको अगर मान लो किसी अच्छे गुरु से सीखना है तो जरूरी नहीं कि वो आपके आसपास ही कहीं हैं। आपको हो सकता है आपको शिमला आना पड़ सकता है, हो सकता है आपको सोलन जाना पड़ सकता है, हो सकता है आपको चंबा जाना पड़ सकता है। तो आपको वो एक चुनौती देनी पड़ेगी, क्योंकि संगीत एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आपको रियाज के लिए काफ़ी समय देना पड़ेगा और रियाज करना पड़ेगा तो आपके लिए पीछे फाइनेंशियली भी आपको एक सपोर्ट चाहिए जी। तो अगर सपोर्ट चाहिए तो फिर वो एक थोड़ा सी चुनौती हो सकती है बच्चे के लिए कि वो अगर उसी फील्ड में जाए तो कैसे जाए, उसको अपना फाइनेंशियली मैटर भी देखना है कि मैंने अपना खर्चा कैसे निकालना है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, गुरु का मिलना और एक
फाइनेंशियली आपको। जी, तो उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको अपने अगर इस फील्ड में करियर बनाना है तो अपने घर से थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो सर अगर हम बात करें ग्रांट्स की या फिर स्कॉलरशिप्स की, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह के ग्रांट्स या स्कॉलरशिप्स का प्रावधान है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए ग्रांट स्कॉलरशिप दे रही है। जी, जैसे हिमाचल प्रदेश में आप एमए कर रहे हो, अगर एमए के बाद एक टेस्ट होता है, अगर उसको आप क्लियर करते हो तो एक जेआरएफ एसआरएफ जिसमें 42,000 तक की आपको पर मंथ आपको मिलता है। अच्छा। ये तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी के अंडर आपको ये मिलती है। इसके अलावा आपको संगीत नाटक अकेडमी है, ये भी आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप मिलती है। एक लता मंगेशकर डांस एंड म्यूजिक स्कॉलरशिप है, ये भी आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है। और एक है आपका एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूल कास्ट, और नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूल ट्राइब्स के लिए इस तरह की फेलोशिप्स हैं जो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। जी, तो मतलब उनके प्रोत्साहन के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। जी, और जो थोड़ा फाइनेंशियली भी लैग कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। जी, तो सर अगर जैसे बच्चे खुद से सीखना चाहें, जैसे सेल्फ लर्निंग हो गई, तो उसके लिए या फिर प्रैक्टिस करनी हो, उन्हें रियाज करना हो, तो किस तरह के टूल टेक्निक्स है, किस तरह की रूटीन वो फॉलो कर सकते हैं? जी, कोई भी इस म्यूज़िक फील्ड में आना चाहता है, चाहे वो गायन है, चाहे वो वादन है, चाहे नृत्य है, इन तीनों के लिए सबसे बेसिक नीड तो रियाज और गुरु। अब रियाज जिसका नहीं है वो शायद इस फील्ड में काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो करत अभ्यास। जी, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको रोज 3-4 घंटे कम से कम, जो मैं बोल रहा हूँ, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। जी, तो रियाज और एक गुरु का, अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास अगर आप मान लो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, हारमोनियम है, तो आपके पास हारमोनियम का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुरु आपको लेसन देगा वो आपका हारमोनियम पे प्रैक्टिस होना चाहिए। जी, एक ये हो गया। अपना वाद्य यंत्र जरूर होना चाहिए, वो चाहे तबला है, हारमोनियम, चाहे जो भी जिसमें उनको इंटरेस्ट है। जी, तो सर अगर हम शुरुआती आमदनी की बात करें, क्योंकि जब भी हम किसी करियर की बात करते हैं कि हमें इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो फिर इनकम का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हम इसमें इतना अर्न कर पाएंगे कि हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएँ। तो इसमें शुरुआती अर्निंग का क्या रहता है और आगे कितनी ग्रोथ की संभावना है इसमें? जैसे कोई अकम्पनिस्ट है तो उससे शुरुआती दौर में तो जब सीख रहा है वो, उस टाइम तो उसके पास अर्निंग का सोर्स बहुत कम है, क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहा। जी, आज के समय में तो काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे लवी मेला है, मिंजर मेला है, आपका समर फेस्टिवल है, और आपका जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें ऑर्केस्ट्रा लगता है और उसमें अकम्पनिस्ट की जरूरत पड़ती है। जी, तो वो जैसे जब एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, गुरु से लेसन भी ले रहा है लेकिन ठीक ठाक बजा रहा है अभी, तो उसके थ्रू वो धीरे धीरे अपनी आमदनी शुरू कर देता है। तो वो एक शुरुआती दौर में थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे आप और बढ़िया करते जाएंगे तो लोग आपको ढूंढेंगे कि अच्छा वो है, तो वो अच्छा बजा रहा है, तो उसको हायर कर दो। तो उसकी पेमेंट अगर शुरू में मान लो अगर वो 2,000 ले रहा है, तो धीरे धीरे जब उसका लेवल बढ़ता जाएगा, वो अच्छा रियाज कर रहा है, अच्छे गुरु से शिक्षा ले रहा है, तो उसकी 2 से 3 हो जाएगी, धीरे धीरे 3 से 4, 4 से 5, और जब एक अच्छा स्टैंड कर लेगा वो, तो काफ़ी अच्छा अर्निंग सोर्सेज है वो, जो प्राइवेटली जो आप बात कर रहे हैं। जी, तो शुरुआत में उनको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। सीखते सीखते जैसे वो परफॉर्म करेंगे, वैसे वैसे उनके जो आमदनी है वो भी बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे एक्सप्लोरर बढ़ता जाएगा तो वो उसमें अपनी फील्ड में माहिर होता जाएगा, तो उसको प्रोग्राम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो प्राइवेट्स जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैं सीख रहा हूँ तो मुझे पैसों की जरूरत तो सभी को ही है, जो एक आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो शुरू में मान लो हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारे को कई बार शुरू में किसी ने नहीं दिए, तो लेकिन धीरे धीरे जब आप कहीं से अप्रूव हो जाते हैं, जैसे रेडियो से आप अप्रूव हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो जाएंगे, हिमाचल से बाहर भी। जी, जितना आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे उतने आपको सोर्सेज मिलते रहेंगे। जी, तो सर हमने जैसे हिमाचल की बात की, हमने इंडिया की बात की, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो बाहर जाके अपनी कला को दिखाएं, तो बाहर क्या क्या ऑप्शंस है इस फील्ड में और कितने स्रोत इसमें देखने को मिल सकते हैं? अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो दूसरी कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा अब एक महत्व बन रहा है, क्योंकि लोग इसको बहुत सुन रहे हैं। तो जैसे हमारे देश अब वहाँ के म्यूजिक को अडॉप्ट कर रहा है, वेस्टर्न की म्यूजिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो वैसे ही वहाँ के लोग हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ऑप्ट कर रहे हैं।
तो वहाँ पे जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते रहते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ आते हैं जी। तो एज अ परफॉर्मर के तौर पे आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन जाएगा वही जो काबिल है जी, बिल्कुल, जिसके पास काफ़ी खजाना है, मतलब गाने का, चाहे वो वाद्य यंत्र का है, तो वही बाहर जाएंगे और वो बाहर जाकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे एक अच्छी आमदनी का कमा रहे हैं। जी, तो मतलब कि वो ना केवल भारत में उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्रोत है, उनके पास भारत के बाहर भी वो जा सकते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट के तौर पे जाए, चाहे वो एक शिक्षक के तौर पे जाए, वो परफॉर्म कर सकते हैं। सर, आपने हमें वाद्य संगीत के विषय में जितनी भी संभावनाएं हैं, आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी और यहाँ आने के लिए अपना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने वाद्य संगीत के बारे में जानकारी ली। हमें यकीन है कि आपको ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।